Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 23 जून 2020 दैनिक जागरण। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज दैनिक जागरण की न्यूज। तो जो सबसे फर्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरी में कर्फ्यू लगाकर निकाले भगवान जगन्नाथ का रथ। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस। ऐसी न्यूज पर हमने पहले भी डिस्कशन नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। कोई पॉलिटिकल न्यूज हो या फिर धार्मिक रिलेशन से रिलेटेड कोई न्यूज हो जो हमारे यूपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि चीन ने माना गलवान में मारा गया सैन्य कमांडर। आपने देखा होगा कि 15 की जो नाइट थी, 15 जून, उस नाइट में एक झड़प हुई थी दोनों आर्मीज के बीच में। उसमें लगभग 20 सोल्जर्स इंडिया के मारे गए थे गलवान वैली में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि गलवान कहाँ है वो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो गलवान वैली कहाँ है मैप में हम दोबारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या है, क्या कहा, चीन ने माना कि गलवान में मारा गया सैन्य कमांडर। तो हमारे यहाँ पर जो 20 सोल्जर्स थे, हमारे लगभग 20 सोल्जर्स थे जो वहां मारे गए थे, प्लस उन्हीं में एक हमारे सीओ कमांडर साहब, जिसको बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर, सीओ साहब, तो उसको वो भी मारे गए थे। एक कर्नल रैंक का रहता है, जब भी कोई सीओ रहता है कर्नल रैंक। तो चीन ने माना गलवान में मारा गया उनका भी सैन्य कमांडर। तो चीन ने ये माना है कि गलवान जो रीजन था जहां पर स्टैंड ऑफ हुआ था और जो रात में झड़प हुई थी, उसमें उनका भी जो सैन्य कमांडर है, जिस रैंक का, जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर बटालियन को क्या करता है, लीड करता है, वो वहां पर मारा गया गलवान एरिया में। तो यहां पर देखिए, जो हम पहले से भी देख रहे थे, पहले कई दिनों से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर। आपके लिए बड़ा कर देता हूं यहां पर कि पूर्वी लद्दाख में, जो पूर्वी लद्दाख वाला एरिया है, यहां पर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद हालात में सामान्य करने के लिए भारत और चीन के बीच में लगातार सैन्य स्तर की, कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। और इस कमांडर स्तर की बातचीत का मींस हमारे जो सबसे बड़ा रैंक जो है आर्मी में, वो अभी CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद अगर आर्मी की बात करें तो तीनों सेनाओं के ऊपर सबसे ऊपर है। अगर हम आर्मी की बात करें, स्पेशली जो थल सेना, उसमें सबसे ऊपर रहता है जो जनरल, उसके बाद रहता है लेफ्टिनेंट जनरल एंड उसके बाद मेजर जनरल। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल है उस लेवल की बातचीत चल रही है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ कमांडर स्तर की बातचीत, कमांडर स्तर की बातचीत। तो यहाँ पर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही दोनों आर्मीज के बीच में। और 6 जो जून था उस समय भी कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका हमने देखा रिजल्ट क्या रहा। उसका रिजल्ट क्या रहा, 15 जून के रात को जब दोनों आर्मीज पीछे हट रही थी तो चाइनीज आर्मी ने हमला कर दिया। तो इसी को लेकर वहां प्रॉब्लम हुई थी। यहां पर भारत ने LAC पर पूर्व की स्थिति बहाल करने की शर्त में कोई नरमी नहीं दिखाई है। भारत चाहता है कि जहां पर भारत ने क्या कहा है कि यहां पर जो गलवान वैली है वहां पर जो पहले की पूर्व स्थिति थी, मींस मई में जो पोजीशन थी और अप्रैल मई के महीने में जो पोजीशन थी, वहीं पर वापस लौट कर जाए चाइनीज आर्मी। लेकिन चीन ने अभी अपना रुख नहीं बदला। मींस चीनी आर्मी जो आ गई है, स्पेशली गलवान एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया एंड पेंगोंग सो लेक, वहां पर जो चाइनीज आर्मी आ गई है वो वापस पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। उसी को लेकर यहां पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया का कहना है कि जो पूर्व स्थिति है, मींस जो स्टैंड ऑफ से पहले जो पूर्व स्थिति थी, वहां पर जाए बिना जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। गलवान में इन सब झड़प के बाद जो बातचीत चल रही है कमांडर स्तर की, उसका वार्ता का दौर वापस स्टार्ट हुआ है। और यहां पर गलवान के नीचे जो चुशुल सेक्टर है, वहां पर चीन का मालदो रीजन है, वहां पर ये बातचीत, सेकंड बातचीत हुई है, जहां पर मेजर जनरल नहीं होकर इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, यहां गलत लिखा हुआ है, ये इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। इन्होंने इस पूरी जो बातचीत है उसमें भागीदारी की। यहां पर गलवान रिवर, वहां पर जो गलवान घाटी है, वहां पर हमने देखा था कि जो 15-16 जून की रात थी, वहां पर हिंसक झड़प हुई थी जहां पे मारे गए थे। अभी चीन पहले चुप था, लेकिन अभी चीन ने क्या माना है कि उसका एक जो कमांडर है जो लीड कर रहा था वो उसमें मारा गया है।
ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार है, ये सभी पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, हम पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन युद्ध वाला जैसा कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पर ग्लोबल जो टाइम्स है वहां का न्यूज़पेपर, उसने भी कहा है कि 20 से कम सैनिक मारे गए, मींस सैनिक तो चाइना के भी मारे गए हैं, सैनिक तो चाइना के भी मारे गए हैं। और यहां पर पाक कर सकता नापाक हरकत, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना जो नेपाल पाकिस्तान है उसके द्वारा भी जो एलओसी है उसके पर सीज फायर वायोलेशन की जा रहे हैं। यहां पर एलएसी के पास ही चीन के साथ जहां पर तनाव है, वहां पर लेह में जो वायुसेना का जो विमान है वो उड़ रहा है। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि गलवान वैली, गलवान वैली जहां पर ये पूरा प्रॉब्लम हुआ था, गलवान वैली में यहां पर फर्स्ट नंबर पेज पर यहां से, इससे अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट जो है गलवान वैली, तो गलवान वैली को पहले भी हमने देखा था, गलवान वैली के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि गलवान वैली जो है, अगर हम पूरी बात करें यहां पर लगातार हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर लद्दाख का एरिया देखें, यहां पर लद्दाख का एरिया, तो लद्दाख को अगर मैं 4 पार्ट्स में बांटूं, लद्दाख को अगर 4 पार्ट्स में बांटे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यहां पर लद्दाख है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये वाला लद्दाख का पार्ट है ये अक्साई चीन, जिसको चाइना के द्वारा 1962 के वार में छीन लिया गया था, 1962 के वार में। उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है लद्दाख का, यहां पर इंडियन आर्मी का है। और अब आगे देखेंगे कि लद्दाख में कहां प्रॉब्लम चल रही है। लद्दाख का ये वाला पार्ट अक्साई चीन है, अक्साई चीन, तो अक्साई चीन जो 1962 के वार में छीन लिया था इंडिया के द्वारा, इंडिया से किसने, चाइना ने। यहां जो बाउंड्री दोनों के बीच में अब जो एलएसी है, इसको क्या बोलते हैं, एलएसी, और यहां पर है गलवान वैली, गलवान वैली, और यहां पर है पेंगोंग सो लेक। अगेन आज दा हिंदू में भी ये न्यूज आई है कि कल हमने जो न्यूज का डिस्कशन किया था कि काफी मात्रा में हैवी इक्विपमेंट्स, काफी मात्रा में जो डिप्लॉयमेंट किया गया गलवान वैली में, जो हमने मैप देखे थे कल, आज न्यूज आई है कि पेंगोंग जो लेक है उस एरिया में भी क्या किया है, चाइना ने काफी मात्रा में अपनी आर्मी अटैच कर दी है। यहां पर पेंगोंग लेक में क्या प्रॉब्लम है, पेंगोंग लेक का अगर हम डायग्राम बनाए इस तरीके से, तो यहां पर एरिया जो है फिंगर 1, यहां पर फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, और यहां पर फिंगर 5, ऐसे करके फिंगर 5, 6, 7, 8। तो इंडिया का दावा है कि ये जो एरिया है, ये जितना एरिया बटा हुआ है किसका, पेंगोंग लेक का, 4 तक तो इंडिया का प्रेजेंट में क्या है, पार्ट है, लेकिन 4 से लेकर जो 8 है ये दोनों देशों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। लेकिन चाइना आर्मी इस कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में आकर यहां तक पहुंच गई है। तो यहां पर उसने क्या किया है, इसके आसपास जो पहाड़ है पेंगोंग लेक के आसपास, जो फिंगर 4 एरिया में पड़ते हैं, फिंगर 4 से फिंगर 8 एरिया में, वहां पर उसने डिप्लॉयमेंट कर दिया है आर्मी का, डिप्लॉयमेंट कर दिया है आर्मी का। तो यह पेंगोंग लेक एंड एलएसी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हमें इसमें देखें तो यहां पर गलवान वैली, हमने कल भी देखा था कि गलवान वैली पहली बार ऐसा हुआ है कि गलवान वैली में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। यहां पर एक सियोक रिवर बहती है और हमने दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाया यहां पर, ये जहां पर यहां पर काराकोरम रेंज है, जहां से गलवान रिवर निकलती है, और ये जो एलएसी के पास से गलवान रिवर निकलते हुए कहां पर मिल जाती है, सियोक रिवर में। यहां पर जहां पर एलएसी के पास से सियोक रिवर निकलती है वहीं पर ये क्लैश हुआ था 15 की नाइट को, तो 15 की नाइट को क्लैश हुआ था। अभी यहां पर देखो तो गलवान घाटी जो है वहां पर कितनी मात्रा में जो चाइनीज आर्मी है वो पूरी यहां पर वो इकट्ठा हो गई है। और चाइनीज आर्मी क्या कर रही है, यहां पर हमने पहले भी देखा था कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है तो उसकी सुरक्षा उसको खतरे में पड़ गई है। यहां से जो सिनजियांग तिब्बत रोड गुजर रहा है वो भी उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, क्योंकि हमने यहाँ दौलत बेग ओल्डी से लेकर यहाँ पर सियोक दरबुक होते हुए ले तक पूरा रोड बना लिया है। अब हमारी आर्मी तेजी से यहाँ पहुंच सकती है और कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है तो इनसे लड़ाई कर सकती है। पहले जो दोनों रोड थे इससे इंडिया को काउंटर किया जा सकता था, दोनों तरफ से इंडिया को काउंटर किया जा सकता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये जो एरिया है ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, इस पे इंडिया का पार्ट है, इंडिया इस पे कब्जा कर रखा है, तो यहां से ऊंचाई होने के कारण इनको कभी भी समाप्त कर सकता है। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था। इसीलिए चाइना चाहता है कि यहां पर इंडिया आसपास क्या नहीं करे, निर्माण कार्य ना करे। हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से 9 जून की तस्वीर में केवल आर्मी का जमावड़ा है, किसका, चाइना का, गलवान घाटी में। और अब देखिए पूरा 16 जून को कितनी तेजी से ज्यादा जमावड़ा कर दिया। और 15-16 की जो रात थी, 15-16 जून की रात की, उसी समय वो इनसे झड़प हुई थी। मींस हमारे सैनिकों से कहीं ज्यादा आर्मी कहां की, किनकी थी, चाइना की। ये जो पूरा एरिया 9 जून को खाली पड़ा है, लेकिन आगे आप देखोगे 16 जून में पूरा एरिया भर गया है।
अगर यहाँ पर देखो 16 जून में, तो यहाँ पर कोई नो एक्टिविटी, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है आसपास। लेकिन अब जब आप 16 जून को देखोगे, ट्रक आके खड़े हो गए। ये जो ट्रक है, ये ट्रक का आपको दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ मशीनरी भी दिख रही है, इक्विपमेंट्स। अगर 9 जून की बात करें तो फिर देखिए यहाँ पर पूरा पानी दिख रहा है। ये जो एरिया है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है और पानी दिख रहा है हमको यहाँ पर देखो, लेकिन नो विजिबल वाटर। यहाँ पर पानी है लेकिन यहाँ पर पानी गायब हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर पानी नहीं है, ये पानी नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पानी आ गया, मींस फ्लोइंग वाटर। यहाँ पर किसी तरह का रास्ता नहीं था आने जाने का। यहाँ पर इन्होंने देखो ट्रक है, यहाँ पर रास्ता बना लिया आने जाने का, ये ट्रकों का। तो ये चाइनीज क्या कर रहे हैं, चाइना जो आर्मी है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, गलवान घाटी में एक्टिविटीज की जा रही। उसी तरह अभी यहाँ बात आई कि जो पेंगोंग लेक है, यहाँ पर इतना बड़ा पेंगोंग लेक है, इसमें यहाँ पर LAC है, LAC तो यहाँ फिंगर 4 एरिया है, लेकिन इंडिया कहता है कि ये फिंगर 8 एरिया तक मेरा है। तो ये क्योंकि LAC हमारा जो चैक्साई चीन तक हमारा पार्ट है, तो ये जो यहाँ से फिंगर 4 मींस LAC से लेकर जो फिंगर 8 एरिया है, जहां तक क्या है प्रॉब्लम, तो इसके आसपास जो पहाड़ियां हैं उनमें चाइनीज आर्मी ने क्या कर रही है, अपना कब्जा कर लिया है। मींस वहां पर वो काफी टैंक वगैरह मींस टेंट लगाकर वहां पर रह रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। यहां पर अगेन गलवान वैली आपको काफी पता लग गया होगा, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक, इन सभी जगह स्टैंड ऑफ चल रहा है। हमने मैप कई बार देखा कि अक्साई चीन 1962 के वार में छीन लिया था। यहाँ पर काराकोरम रेंज है, गलवान वैली है, और ये सभी अगर इंपोर्टेंस देखिए यहाँ पर आप समझ जाओगे कि सच में अगर सही में अगर देखें तो जो 1962 का वार था, 1962 का वार था, उस समय ये पूरा एरिया हमारा था, ये पूरा एरिया हमारा था। लेकिन 1962 का जो वार था उसमें सितंबर में 1962 में चाइनीज आर्मी यहां तक पहुंच गई थी अपना क्रॉस करके, और जब नवंबर था तो यहां तक जहां पर आकर विराम हुआ युद्ध, उसी को LAC घोषित कर दिया गया, इसी को LAC घोषित कर दिया गया। यहां पेंगोंग लेक, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया है। तो ये आप याद रखना कि गलवान वैली कहां है, गलवान वैली कहां है, एंड पेंगोंग सो लेक कहां पर है, पेंगोंग सो लेक कहां पर है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आगे अगर हम यहां चले, पेज नंबर 2 हमारे लिए किसी काम का नहीं। पेज नंबर 2 पर सिर्फ इतना सा याद रखना कि पेविपिरावीर जो दवा है, पेरापिरवीर जो दवा है, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। कोरोना का इसमें इलाज स्टार्ट हो गया है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ कोई काम का नहीं है हमारे लिए यूज। आगे जो पेज नंबर 3 है, परीक्षाओं को लेकर जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, आने वाले समय परीक्षा कब होगी CBSE की, उन सभी को लेकर वहां पर उनको अब सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन लेगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना परवान नहीं चढ़ सकी। ये क्या है पूरा मामला? अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना देखें हम यहां पर क्या है ये पूरी योजना, इसको देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर प्रधानमंत्री PM आदर्श सांसद ग्राम योजना, प्राइम मिनिस्टर सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें क्या था माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे आज सांसद है, यहां पर सांसद का मतलब क्या होता है, MPs नॉट MLA। तो यहां पर कौन इंक्लूड नहीं है, MLA यहां पर इंक्लूड नहीं है। मींस जो राज्य विधानसभा है या राज्य विधान परिषद, उनके सदस्य, मींस यहां पर जो राज्य विधान परिषद एंड राज्य विधानसभा, जो विधानसभा है उसके सदस्य यहां पर शामिल नहीं है। ये दोनों सदस्य यहां पर शामिल नहीं है। यहां पर कौन शामिल है, MPs में कौन, यहां पर राज्यसभा एंड यहां पर लोकसभा। राज्यसभा में दोनों, चाहे वो चुनाव से चुन गया हो, चाहे चयनित सदस्य हो इलेक्टेड, या फिर नॉमिनेटेड मींस मनोनीत सदस्य हो। यहां पर लोकसभा में चाहे वो चयनित हो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड सदस्य हो, दोनों सदस्य यहां पर इंक्लूड है। अरे यहां हुआ क्या था, यहां पर कहना यह था, ये प्रधानमंत्री साहब ने क्यों चलाया था, ये इसलिए चलाया था कि जितने भी MPs हैं उनको ये कहा गया था कि आप 5 साल के लिए आते हो। जैसे अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वो आते हैं 6 साल के लिए। तो हर साल में अगर आप एक विलेज को, अपने खुद के गांव को छोड़कर, जिस गांव में आप रहते हो उस गांव को छोड़कर आप एक विलेज एक साल में लो और उसे एक आदर्श ग्राम बनाओ। आदर्श ग्राम क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर अच्छे रोड हो, जहां पर टैप वाटर हो, मींस पीने का अच्छा पानी हो, रोड अच्छे हो, एजुकेशन अच्छी हो, मींस अच्छा अध्यापक वगैरह सब अच्छी व्यवस्था हो, नेट की अच्छी सुविधाएं हो वहां पर। उसके अलावा यहाँ पर हेल्थ जो है,
हेल्थ, तो वहां पर एक प्राइमरी आप हॉस्पिटल खुलवा दो, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एक कॉलेज वहां पर होना चाहिए जिसका आप व्यवस्था कर सकते हो, ये सभी बातें। उसके अलावा यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का आप युवाओं को काम कर सकते हो, रोजगार के लिए वहां पर प्रशिक्षण दिलवाने के लिए आप किसी संस्था से संपर्क कर सकते हो। और जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छ भारत योजना हो, इन सभी को जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है उनको पंचायत लेवल पर बेहतरी के साथ जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसी का नाम था प्रधानमंत्री आदर्श सांसद ग्राम योजना। तो ये हम बनाना चाहते थे कि हर एक गांव एक साल में अच्छा बने, वो उसको एक गांव को हर एक एमपी हर एक साल में अच्छा बना दे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। आप दूसरों की बात तो छोड़ो, अपोजिशन तो क्या करता है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम रहती है तो उसका क्या करता है, विरोध करता है। बट यहां पर जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, मोदी गवर्नमेंट, उसके खुद के मंत्री जितने हैं वो भी इस योजना को लागू नहीं कर पाए अपने राज्यों में, अपने जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उन गांवों में। तो ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं क्या है, एक असफलता है। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं कि कई बार कानूनी जो काम है उसमें इतने बिजी रहते हैं, जो कानूनी काम है या अपने और दूसरे काम की, ये इन योजनाओं को सफल रूप से हम क्या नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। तो याद रखना सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये आप याद रखना 15 अगस्त 2014 को पीएम साहब के द्वारा ये लाया गया था। यहां पर चलते हैं पेज नंबर 4, कोरोना को चुनौती। यह हमेशा आया माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा आया है। पेज नंबर 15 पे ये हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि कोरोना खौफ से, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको इतना सा याद रखना कि ऑपरेशन, यहां पर अभी ये जो ऐरावत है, मींस कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन को, मालदीव पे जो लोग फंसे हुए हमारे इंडिया के 198 इंडियंस, उनको ले जाने के लिए आईएनएस ऐरावत रवाना हो गया है, स्वदेश रवाना हो गया है। मींस जो वहां से, कहां पर अभी मालदीव में खड़ा है, वहां से जो हमारे लोग हैं 198, उनको निकालने के लिए। तो अब यहां ये समझना कि विदेशों में जो भी हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनके लिए हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। हमने कौन सा चलाया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखना, ऑपरेशन समुद्र सेतु। आपने जैसे एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, एयरलिफ्ट, उसी टाइप से ये भी काम कर रहा है। जो आगे हम चले तो यहाँ कोई काम की नहीं हमारे लिए, चालबाज चीन, मास्को से निकलेगा तनाव दूर करने का रास्ता। एक यहाँ पर कूटनीति है। हमने गलवान वैली वाला सारा मामला देख लिया, गलवान वैली वाला। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम जो तनाव है चाइना और इंडिया के बीच में, सबसे अच्छी बात क्या है कि मॉस्को, मींस जो चाइना है, वो चाइना एंड इंडिया का दोनों का मित्र है कौन, रसिया यहाँ पर सबसे बेटर काम कर सकता है। रसिया यहाँ सबसे बेटर काम कर सकता है दोनों के बीच में, क्योंकि रसिया केवल अकेला एक देश है जो चीन और भारत से अच्छे संबंध रखता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। इसीलिए एक 3 गुट का बैठक हो रही है तीनों देशों के बीच में, उसमें जो बाउंड्री वाला मामला है ये भी उठाया जा सकता है। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के साथ ही अभी जो हमारे रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हैं, और उसी को लेकर जो मास्को में रवाना हुए कौन, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, क्योंकि मास्को में अभी वहां पर मिलिट्री डे परेड होगी, उसके तहत हम वहां पर गए हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में यहां पर रसिया की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे हम दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट है वो ये, अब यहां पर काफी बातें कर रहे हैं कि हम ये चीनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन ये देखते हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम देख रहे हैं कि आगे आप किस पेज पर है, पेज नंबर 8 पर हम देखेंगे कि नए अवसरों के द्वार खोलती है आपदा। यहां से संबंधित देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के कारण क्या क्या हो सकता है। यहां पर अगेन वही बात है कि केंद्रीय जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सर्वे में कहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी वो कहीं ना कहीं असफल रही है। चीन से कैसे लड़े आर्थिक लड़ाई, तो यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि वी बॉयकॉट मेड इन चाइना। तो यहां पर सीधा लिखा हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि चीन को आर्थिक वोट देने से हम उसका बहिष्कार करने ज्यादा अच्छा है कि हम उसका निर्यात पर जोर दें। मींस हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, उसके आयात को हम कम करें और उसके निर्यात को हम बढ़ाएं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स
वो क्या क्या है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो आप ये सब याद रखना कि 2018 में हमारे बीच में, दोनों देशों के बीच में 95 बिलियन डॉलर का क्या हुआ था, मींस 95 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत ने जितना निर्यात किया उसकी तुलना में 5 गुना सामान हमने चीन से मंगाया, मींस लगभग 76 बिलियन डॉलर का हमने सामान मंगवाया, और हमने निर्यात कितना किया, केवल 18, और इससे हमारा व्यापार घटा हुआ, जो व्यापारिक घटा वो कितना हुआ, 58 बिलियन डॉलर का, मींस 58 अरब डॉलर। तो ये व्यापार घाटा क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। व्यापार घाटा और किस सामान का हम करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एफडीआई, कई चीनी कंपनियों ने हमारे यहाँ एफडीआई कर रखा है, जिसमें स्नैपडील, पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो, जो सभी में इसका क्या है, यहाँ पर भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई कर रखा है। उसके अलावा जो टेंसेट है उसने ओला, स्विगी और हाइप इन सभी में भी निवेश कर रखा है। अगर हम बात करें Xiaomi और ओप्पो, तो इनके द्वारा हमारे यहाँ पर उत्पादन केंद्र खोले गए हैं। काफी जो कल पुर्जे हैं, मीन जो छोटे मोटे सामान है वो इंडिया में काफी मात्रा में यहाँ पर इंडिया में आते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया है, एक नई ई कॉमर्स हमने नीति लागू की है ताकि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो। हमने वोकल फॉर लोकल जो कल भी बात किया था कि प्रधानमंत्री साहब के द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें वोकल फॉर लोकल मींस हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बढ़ावा दें और बाहर से जो प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं उसके आयात को हम कम करें। उसके अलावा हमने मेक इन इंडिया स्कीम चलाई थी, सामान की गुणवत्ता में उसके द्वारा जरूरी सुधार हो। मेक इंडिया मींस हम मेक इंडिया में बनाएं और उन सामानों को हम बाहर भेजें, ये सभी एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक आप याद रखोगे कि हमारी जीडीपी वर्ल्ड लेवल पर 5 नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चाइना सेकंड नंबर पर है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर के साथ यूएसए के बाद सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। वोकल फॉर लोकल एंड ट्रेड डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहां पर कोई पॉइंट नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, यहां पर और कोई पॉइंट नहीं है। ट्रेड डेफिसिट लेंगे, नए अवसरों को द्वार खोल दिया आपका, तो यहाँ हमें क्या क्या करना चाहिए, तभी जाकर अवसर जो आए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बुना सकते हैं। पेज नंबर 9, उच्च शिक्षण संस्थाओं में रैंकिंग से उठे सवाल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रैंकिंग आती रहती है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री और रैंकिंग निकालती रहती है, लेकिन इस रैंकिंग में क्यों जो बड़े शहर हैं उन्हीं के जो संस्थान है वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। जो छोटे शहरों के संस्थान है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे रीजंस क्या है, कि उसके पीछे रीजंस ये है कि वहां पर जो सुविधाएं शहरों में है वो ऐसी सुविधाएं जो हमारे जो बड़े संस्थान है उनको नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों के उनमें क्या बेहतरी कर सकते हैं यहाँ पर। और हमारे लिए ऐसा कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज नहीं है। विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या सुधार होना चाहिए, यहाँ पर जो सुधार लिखे हुए हैं उन सुधारों की बात करेंगे। और यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है, जिसका हम डिस्कशन करें डियर फ्रेंड्स। तो हमारे लिए कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है पूरे न्यूज़पेपर में जिसका हम डिस्कशन करें। जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका जरूर याद रखना कि आर्कटिक ट्रीटी, वेरी नाइस। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आर्कटिक ट्रीटी है, आर्कटिक संधि, उसका कौन सा देश भाग है, तो ये अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान सहित 12 देशों ने एक आर्कटिक ट्रीटी का हस्ताक्षर किया था। सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाकर इसे वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया आर्कटिक क्षेत्र में। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखना, आर्कटिक संधि। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है वो कौन कौन से माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था कि शिक्षा व्यवस्था में हमारे लिए क्या प्रॉब्लम चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे कुछ शिक्षण संस्थान जो शहरों में है, जो नामी ग्रामी शहरों में है, उन्हीं को हमेशा बेस्ट रैंक मिलती है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएम हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसा है जो आर्टिकल उसमें कहा गया कि अगर हम बिहार का एग्जाम्पल लें, हम झारखंड का एग्जाम्पल लें, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों का अगर एग्जाम्पल लें तो इन राज्यों में ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो वर्ल्ड लेवल की हो, इंडिया लेवल की। अगर हम ज्यादातर यूनिवर्सिटी देखें या संस्थान देखें तो दिल्ली,
उसके बाद मुंबई, कलकत्ता, ये बड़े बड़े जो शहर है, चेन्नई, इन सभी में ये संस्थान पाए जाते हैं। मींस एक तरीके से जो एजुकेशन को लेकर जो रूरल एंड अर्बन डिवाइड हम देखते हैं, अर्बन डिवाइड मींस जो भेदभाव रहता है ग्रामीण और हमारा जो शहरी क्षेत्र उसमें, उसी तरह अगर एजुकेशन के संस्थान के रूप में देखें हम, संस्थान मींस जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो अगर मेगा सिटी जो है या फिर राजधानी है, कैपिटल, उन सभी में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर एक तरह से जो डिवाइड है इंस्टीट्यूट्स का लेकर, इंस्टीट्यूट का जो डिवाइड है वो यहाँ पर स्टेट डिवाइड है। क्या है? स्टेट डिवाइड। कुछ स्टेट्स में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है लेकिन कुछ स्टेट्स में अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इन सभी पूरे इंडिया में एजुकेशन की पॉलिसी इस टाइप की होनी चाहिए कि हर राज्य में एक अच्छा बेहतर इंस्टीट्यूट हो, अच्छी आईआईटीज वहां स्थापित की जाए। एक ही शहर में, एक ही राज्य में, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य के एक ही शहर में आईआईटी भी दे दो, वहां पर आईआईएम भी हो और वहां पर बेहतर सुविधाएं हम दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको समावेशी विकास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें समावेशी विकास करना है तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन को लेकर जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं को हमें क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा था कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेड डेफिसिट ये आया है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हमने लगभग 58 बिलियन डॉलर का हमारे पास क्या था? ट्रेड डेफिसिट था 2018 में। मींस हमने चाइना से कहीं ज्यादा आयात किया है। इसी को लेकर, ट्रेड डेफिसिट को लेकर हमने क्या किया है कि कैसे कम हो, हमने इंपोर्ट कम करने के लिए, जो इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए हमने क्या लाए हैं? वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री के साहब द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा ही लाया गया है एक आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत हम इंडिया में ही सामान को बनाने पर और जो इंडिया का सामान है उसको बढ़ाने का पर हम जोर देंगे ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स यूज हो, साथ में हम बाहर से कम आयात करें। उसके अलावा हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने एक जो मेक इन इंडिया वो भी हमने क्या किया था? प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था ताकि इंडिया में ज्यादातर चीजें बने, हम बाहर से आयात ना करें। ये सभी जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? यहां पर जब भी हम किसी देश के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें ये किसका पार्ट है? यहां पर अगर आप सही से देखोगे, इसको मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो जाए। यहां पर समझना, दो पॉइंट्स हैं यहां पर। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मींस भुगतान संतुलन। इसके दो अकाउंट रहते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है कि अगर इंडिया है, ये इंडिया अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन करता है पूरे साल में, वर्ल्ड मींस पूरा जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस बाकी जो देश है, इंडिया बाकी देशों के साथ जो एक साल में, एक ईयर में जो ट्रांजिशन करता है मींस आर्थिक लेन देन करता है, उनका जो लेखा जोखा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें दो अकाउंट रहते हैं। एक होता है यहां पर करंट अकाउंट मींस चालू खाता। दूसरा होता है यहां पर कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं पूंजीगत खाता। तो जब भी हम किसी देशों के साथ आर्थिक लेन देन करेंगे तो हमारे पास दो अकाउंट रहते हैं जिसमें हम लिखने का काम करते हैं। एक करंट मींस चालू खाता, एक हमारे पास रहता है क्या? पूंजीगत खाता। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, पूंजीगत खाता एंड चालू खाता। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें हम, तो यहां पर जो करंट अकाउंट इसमें अगेन दो पार्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर इसमें दोबारा हम बात करें तो यहां पर दो पार्ट हो जाते हैं। एक जो यहां पर है वो है करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट में एक है विजिबल अकाउंट। यहां पर है फर्स्ट विजिबल अकाउंट मींस दृश्य खाता। सेकंड जो अकाउंट है यहां पर होता है इनविजिबल मींस अदृश्य खाता। एक हो गया यहां पर दृश्य खाता, एक हो गया अदृश्य खाता। जो विजिबल अकाउंट है मींस दृश्य खाता, उसमें हम किसका व्यापार देखते हैं? इसमें वस्तुओं का जो व्यापार, आर्थिक लेन देन होता है देशों के बीच में, उसको यहां पर रखते हैं। और अदृश्य खाता में किसका हम इंक्लूड करते हैं? यहां पर सर्विसेज, जितने भी ये सेवाएं हैं
उनके आर्थिक लेन देन को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर वस्तुओं का, तो इसको हम बोलते हैं विजिबल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विजिबल के अलावा इसको ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट। तो विजिबल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट एक ही करंट अकाउंट के भाग है, एक विजिबल या इनविजिबल। और विजिबल को दृश्य खाता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको वस्तुओं का आना जाना, जो हम पोर्ट है, जो हमारा एयरपोर्ट रहता है, पोर्ट रहता है, वहां पर हम इन वस्तुओं को आना जाना देख सकते हैं। लेकिन जब सर्विसेज है, जैसे अगर मेडिकल सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, आर्थिक लेन देन हो रहा है बैंकिंग सर्विसेज का, तो हम नहीं देख सकते उसको कितना ट्रांजिशन हो रहा है। मींस ट्रांजिशन को देख सकते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है कि क्या इस सर्विसेज कोई ले रहा है। यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम देख सकते हैं। तो यहां पर जो वस्तुओं का आर्थिक लेन देन हो रहा है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम वस्तुओं का इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट की तुलना में, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट की तुलना में, तो यहां पर हो जाएगा ट्रेड सरप्लस, ट्रेड आधिक्य मींस व्यापार आधिक्य। और यहां पर ट्रेड डेफिसिट का मींस व्यापार घाटा। मींस हम जो करंट अकाउंट में दो पार्ट है, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। विजिबल में दृश्य खाता जिसमें हम वस्तुओं का आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, उसमें अगर बाहर से हम ज्यादा वस्तुएं मंगवाते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। जबकि हम वस्तुओं का अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ट्रेड सरप्लस। उसी तरह सर्विसेज में ऐसा हो सकता है कि हम ज्यादा सर्विसेज क्या करें, जैसे अमेरिका है तो सर्विसेज, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये ज्यादा देता है, मींस वो इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो यहां पर इंडिया के साथ क्या होता है, सर्विसेज जो है इंडिया बाहर कम देता है, बाहर से ज्यादा लेता है। तो ये दोनों आप याद रखना। यहां पर भी आ जाएगा कि सर्विस अकाउंट सरप्लस एंड सर्विस अकाउंट डेफिसिट, कि हम बाहर से सर्विसेज ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमारा तो पूरा बाहर से सर्विसेज आती है। तो ये याद रखना। अगर इन दोनों को मिला दे, कि अगर कोई देश सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस दोनों के आधार पर अगर ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट की तुलना में, तो ये हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर कोई देश गुड्स और सर्विस को जोड़ने के बाद एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंपोर्ट की तुलना में, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस। मींस करंट अकाउंट में चालू खाता आधिक्य और चालू खाता घाटा। तो हम क्या करते हैं, हम वस्तु और सेवा दोनों का आयात ज्यादा करते हैं, तो हमारे हमेशा क्या रहता है, चालू खाता घाटा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चालू खाता घाटा। अब जब इंडिया में क्या होता है, चालू खाता घाटा है। एक अब जो बच गया बीओपी का पार्ट, वो है यहां पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मींस पूंजीगत खाता। इसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने बाहर से कोई उधार लिया है, गवर्नमेंट ने बाहर किसी को उधार दिया है, बाहर के कोई देश के लोग हैं, वो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी। और अगर बाहर के कोई देश है, वहां पर इंडियंस जाकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये सभी। उसके अलावा अगर यहां पर जो एनआरआई है, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस है, वो अगर यहां पर हमारे अकाउंट्स में पैसा जमा कराते हैं, वो भी इसका पार्ट होगा। तो ये है कैपिटल अकाउंट। साथ में बाहर से कोई आकर एफडीआई करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट जितना पैसों का किया जाता है, वो भी सभी कैपिटल का अकाउंट का पार्ट है। तो ये सभी आप याद रखोगे। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, वहां पर याद रखना। जब हम वर्ल्ड में चलेंगे, वर्ल्ड की न्यूज पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां पर हम देखें वर्ल्ड न्यूज, तो एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, वो हमारे लिए है कि जो चाइना एंड जापान दोनों के बीच में क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुई है। अभी चाइना किसी बात को लेकर नाराज है, किससे, जापान से। यहां पर जापान से उलझा चीन। अब यहां पर जापान से उलझ गया, यहां पूरा मामला क्या है, इसको हम देखेंगे कि क्या कहां का ये पूरा मामला है। यहां पर पूर्वी जो चीन सागर है, उसमें एक विवादित द्वीप है, पूर्वी चीन सागर में एक विवादित द्वीप है, उसका नाम बदलने पर पूरा प्रॉब्लम चला है। भारत के साथ ऑलरेडी चल रहा है। अब पूर्वी द्वीप जो है, वहां पर जापान के एक शहर का प्रशासन द्वारा एक द्वीप का नाम बदलने पर चीन भड़क गया है। इस द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है और ये निर्जन द्वीप समूह चीन अपना दावा करता है इस पर। जापान ने इसे सेनकाकू नाम दिया जाता है, जबकि चीन में इसे दियाओयू के नाम से जाना जाता है इसे, और इसका नाम बदलने के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। यहां पर ये क्या है कि दक्षिणी चीन जापान के जो इसिगी की शहर है, उसकी विधायिका में हाल ही में एक बिल पारित किया गया और उसने
1 अक्टूबर को टोनीशिरो से बदलकर टोनोशिरो सेनकाकू का नाम करने का प्रावधान किया है। तो इसी को लेकर अब नाम चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि चीन को ऐसा लग रहा है कि चाइना इस जो जापान है इस पर अपना दावा ठोक रहा है, जबकि चाइना जो ऐसा बोलता है, चाइना के द्वारा ये कहा गया कि ये जो द्वीप है सेनकाकू द्वीप ये हमारा है, ये हमारा है। अभी ये है कहां वो देखते हैं, सेनकाकू द्वीप। अगर हम यहां पर देखें माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर है सेनकाकू द्वीप, ये यहां पर देखो, यहां पर हमने देखा यहां पर साउथ कोरिया है, यहां पर साउथ कोरिया है, यहां पर साउथ कोरिया है, यहां पर चाइना है, यहां पर साउथ चाइना सी है, वहां पर भी जो चाइना अपना दावा ठोकता है, और यहां पर ये है जापान के ये सभी द्वीप हैं, और इसी के पास में एक द्वीप है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। अभी इस पर जो अधिकार है वो किसका, जापान का, लेकिन चाइना कहता है कि ये जो द्वीप है ये मेरा है। और यहां पर ताइवान है, इसके ऊपर भी अपना अधिकार बताता है कौन, चाइना। यहां पर देखो डिस्प्यूटेड आइलैंड चेन, तो यहां पर जापानीज नोन जो है सेनकाकू, और जो चाइना है जो हमने दिया आयु, तो दिया आयु ये जो नाम है चाइना देता है। तो यहां पर हमने देखा चाइना है, यहां पर ताइवान, और ये जो द्वीप है ये है सेनकाकू द्वीप, जिसका नाम किसने दिया है, जापान ने। और जापान अब इसका नाम चेंज कर रहा था, इसी कारण से चिढ़ा हुआ है कौन, और ये बाकी जो द्वीप आसपास यहाँ पर बाकी जो द्वीप है इनमें भी लेकर डिस्प्यूट। तो बहुत सारे ऐसे द्वीप है पूर्वी चीन सागर में जहां पर दोनों देशों में प्रॉब्लम चलती रहती है। यहाँ साउथ कोरिया अगेन, जापान, चाइना, DOU, यहां पर चाइना के अनुसार इसका नाम यह है, जबकि सेनकाकू जापान चाइना नाम देता है। और जब जापान ने इसका नाम चेंज किया तो चाइना चिढ़ा हुआ है। तो ये दक्षिणी जो चीन सागर है, सॉरी ईस्ट चाइना सी, यहां पर देखिए ईस्ट चाइना सी, और नीचे है साउथ चाइना सी, तो ये किस में पड़ता है, ईस्ट चाइना सी में। और ये दोनों किसके पार्ट है, ये दोनों चाहे साउथ चाइना सी हो चाहे ईस्ट चाइना सी, ये प्रशांत महासागर के पार्ट है। तो ये सभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लास्ट है कि हमने देखा था कि न्यूज की चाइना की कंपनियां चाइना से कई कंपनियां बाहर निकलने के लिए कह रही है, लगभग 500 कंपनियां, ऐसी बार बार न्यूज आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इनको कैसे अट्रैक्ट करे। तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, हमको क्या करनी चाहिए, हमको रिफॉर्म्स कौन कौन से करनी चाहिए। पहले हमको लैंड रिफॉर्म्स करना चाहिए, दूसरा हमने क्या करना चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स, एंड तीसरा कैपिटल। इन सभी की हमें जरूरत है। तो लैंड रिफॉर्म्स की बात क्या होती है कि भूमि अधिग्रहण, ज्यादातर जो कंपनियां हैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको जमीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ जमीन जो है राज्यों का विषय है। गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है तो राज्य उसमें टांग अड़ा देते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल था हमारा खुद का जो टाटा नैनो थी, उसको सिंगूर जो एरिया है वेस्ट बंगाल, वहां से अपना पूरा बोरी बिस्तर समेट कर अपनी कंपनी को कहां ट्रांसफर करना पड़ा, गुजरात में। और आपने देखा होगा कि उसकी बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स, पूरा वहां काम स्टार्ट हो गया था सिंगूर में, उसके बावजूद उसे गुजरात में आना पड़ा। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स है वो किया जाना चाहिए ताकि अच्छे से जमीन का अधिग्रहण किया जा सके। लेबर जो है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में एक बार लेबर को हम इंक्लूड कर लेते हैं, मींस एक बार उसको रोजगार दे देते हैं, तो क्या होता है कि उसको हटाना मुश्किल है। इसलिए काम के घंटे निर्धारित हो, काम के घंटों में कितना रुपए मिलेगा, काम के हिसाब से पैसा दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है पूरे इंडिया में तो बेहतर होगा, ताकि कंपनी जब उसको निकालना चाहे तब वो नहीं निकाल पाती है। तो कंपनी इसलिए डरती है यहाँ आने से कि कई तरह के यहाँ विरोध हड़ताल कर देते हैं नागरिक, मींस जो लेबर है श्रमिक वो। कैपिटल की हमारे यहाँ कमी है, हमको निवेश करना है, कंपनियों को अगर यहाँ पर लाना है तो हमको निवेश करना पड़ेगा, और निवेश कहाँ, हमें इंडस्ट्री में निवेश करना पड़ेगा, हमें एयरपोर्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे, हमें सड़कों का जाल और अच्छा बनाना पड़ेगा, हमको हाई स्पीड ट्रेन है उसको हमको तेजी से करना पड़ेगा, ताकि जो माल भाड़ा है बाहर की जो कंपनियां उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो निवेश ज्यादा करेंगे। कुल मिलाकर हमें जो अगर बाहर की कंपनियों को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ कई तरह के जो प्रावधान उनको चेंज करना पड़ेगा। साथ में ही यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक रिपोर्ट में निकालती है कौन, वर्ल्ड बैंक और यूपीएससी 2016 एंड 19 में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, मींस बिजनेस स्टार्टिंग कितनी आसान है, इसको इंक्लूड किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, मींस जो विद्युत है, उसको हम कितने आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कितने आसानी से हो सकता है, रजिस्ट्रेशन उसको भी यहाँ इंक्लूड करते हैं।
टैक्स पे करना कितना आसान है, टैक्स पे करना कितना आसान है, ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारा व्यापार है, ट्रेड, वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का है। हमारे यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर दो कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है देश में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कितना फॉलो करते हैं दोनों कंपनियां, क्या ये दोनों बदल तो नहीं जाते बाद में, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग मींस ये वाला बात भी हमें याद रखना है। तो ये काफी ऐसे मुद्दे हैं जिन आधारों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिक्स होता है कि बिजनेस आसान, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, टैक्स कितना आसान है पे करना। क्रॉस बॉर्डर, अगर कोई कंपनी पैसा नहीं चुकाती है या कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसे अपने व्यापार से वापस पीछे हटने में और जो पूरी प्रोसेस है उसको हटने में कितना टाइम लगेगा। कई बार कंपनियां बंद नहीं होती, पड़ी रहती है, लेकिन उनको लास्ट एंड फाइनल रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है, कई तरह के कानूनी पचड़े रहते हैं। इन सभी का जब सॉल्यूशन होगा तभी जाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बढ़ेगा, और जो कंपनियां हैं बाहर से, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो बाहर से जब ही आ पाएगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी जब उसको यहाँ पर एनवायरमेंट बिजनेस के लिए अच्छा लगेगा, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में एक और याद रखना कि यहाँ पर जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप वो भी कम किया जाना चाहिए। साथ में प्रशासन यहाँ पर कठोर होना चाहिए, प्रशासन को बेहतर निर्णय लिए जाने चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए आज की न्यूज में माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। साथ में अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना माय डियर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।